भारतीय साहित्यकारों में एक बड़ा नाम फणीश्वरनाथ रेणु की आज शनिवार को जयंती धूमधाम से नूतन साहित्यकार परिषद के द्वारा कांटे स्थित साहित्य भवन सभागार में मनाई गई। बिहार के अररिया जिले में 4 मार्च 1921 में जन्मे बिहार के इस लाल ने साहित्य के क्षेत्र में कई उपन्यास लिखे, लेकिन उनकी रचना मैला आंचल ने जो ख्याति प्राप्त की उस रचना का हर कोई दीवाना है। तीसरी कसम हो या प्रतिपड़ी कथा हो, चाहे ठुमरी, ये सभी फणीश्वरनाथ रेणु की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में शामिल है। आंचलिक लेखक के रूप में फणीश्वरनाथ रेणु ने अपनी रचनाओं को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बता दें कि आज जयंती के अवसर पर नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम रेणु जी के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत किया गया। कार्यक्रम में साहित्य प्रेमी, सेवानिवृत्त शिक्षक एवं पत्रकारों ने फणीश्वरनाथ रेणु को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा किया। विभिन्न वक्ताओं ने फणीश्वरनाथ रेणु की अनेकों उपन्यास की चर्चा की। हालांकि उनकी प्रसिद्ध रचना मैला आंचल एवं तीसरी कसम की रचना को लेकर वक्ताओं ने कहा कि वैसे तो रेणु जी की सभी रचनाएं दिल को छू जाती है, लेकिन मैला आंचल का छाप आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों पर पड़ता रहेगा। बता दें कि फणीश्वरनाथ रेणु की शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के ग्रामीण प्रपेक्ष में पले बढ़े फणीश्वरनाथ रेणु को वो प्रगाढ़ जुड़ाव ही था जिसने दुनिया को मैला आंचल जैसा प्रतिष्ठित उपन्यास दिया। इस उपन्यास के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हालांकि उन्होंने इस सम्मान को वापस लौटा दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जयंती समारोह के दौरान नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि हिंदी साहित्य में आंचलिक विधा को जन्म देने वाले फणीश्वरनाथ रेणु किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके लेखनी की विशेषता ये है कि उनकी रचनाओं के केंद्र में गांव का जीवन और तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन लोगों को खुद से जोड़े रखने पर मजबूर करता है। उनकी साहित्य कृतियाँ आज भी लोगों के दिल पर असर डालती है। फणीश्वरनाथ रेणु की कृतियों में प्रेमचंद्र की छाप नजर आती है। कहना गलत ना होगा कि प्रेमचंद्र से प्रभावित होकर ही रेणु ने ग्रामीण जनजीवन को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। फणीश्वरनाथ ने अपनी कहानियों में गांव की सुंदरता, प्रथाएं और ध्रुव व्यवस्थाओं का वर्णन जिस तरह से किया है उसमें प्रेमचंद्र की स्पष्ट छाप नजर आती है। फणीश्वरनाथ रेणु ने कल्पनाओं की वैशाखी का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने चारों ओर जिन परिस्थितियों से दो चार हुए या महसूस किया वही लिखा। यही वजह है कि साहित्य की दुनिया से लगाव रखने वाले करोड़ों लोग आज भी उनके प्रशंसक हैं। इस मौके पर साहित्यकार अनिल कुमार अनल, नंद किशोर नंद, चंद्रकिशोर चौबे, विद्याभूषण झा, महेश गुप्ता, परशुराम मिश्रा, वरीय पत्रकार कुमार राकेश, रोहित रंजन, बसंत कुमार, प्रकाश कुमार, रजनीश ठाकुर आदि लोग उपस्थित रहे। फणीश्वरनाथ रेणु की जयंती है। उस जयंती पर इस महान आंचलिक लेखक फणीश्वरनाथ रेणु को शत शत नमन करते हैं। साथ ही यहाँ आए तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन भी। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक कथा के एक बेजोड़ लेखक थे, जिन्होंने आंचलिक रचनाएं इस कदर लिखी कि इनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। ऐसे आंचलिक रचनाओं के लेखक प्रेमचंद भी थे, शिव पूजन सहाय भी और राम वृक्ष बेनीपुरी भी। लेकिन पूर्ण आंचलिकता जिनमें होनी चाहिए वो थे फणीश्वरनाथ रेणु। आज उनकी जयंती है। आज उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को हम लोग
हृदय से याद करते हैं। उन्होंने अनेक दिल को छू लेने वाली कहानियां लिखी। मारे गए गुलफाम जैसी रचना लिख के, जिस पर तीसरी कसम भी बनी, लोगों को आह्लादित किया, लोगों को अच्छी साहित्य से परिचय भी कराया। तीसरी कसम पर बनी फिल्में मारा गया गुलफाम पर तीसरी कसम फिल्म बनी, जिसका अंत दुखांत है, और दुखांत इतना कि मर्म को स्पर्श करता है। तीसरी कसम में लेखक ने 3 कस्में खाई। अंतिम कसम लेखक का था कि हम नौटंकी वाली को अब अपने टप्पर गाड़ी पर नहीं चढ़ाएंगे, जिसको हम लोग टायर कहते हैं। उसी को घेर देने के बाद तब वो टप्पर गाड़ी। और तीसरी कसम मर्मस्पर्शी और हृदय वेधक फिल्म है, जिस फिल्म को हम सब लोगों ने देखा है। शैलेंद्र उसके निर्माता थे। राज कपूर और वहीरा रहमान हीराबाई और हीरामन के रूप में काम किए। शैलेंद्र ने अपनी पूरी जीवन की कमाई उस फिल्म में लगा दी थी। फिल्म बनने के बाद उस फिल्म को लोगों ने देखा भी, लेकिन उतनी सराहना नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। शैलेंद्र की मृत्यु हो गई इस शोक में कि उनका सारा धन, सारी संपत्ति उसमें खप गई थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये फिल्म खूब चली। इस आंचलिक फिल्म को खूब लोगों ने देखा। तो ये आंचलिक लेखक जिन आंचलिक शब्दों का प्रयोग करता, वो लाल तेज, उज्जर धप-धप, खटवास, फोनोग्लासी आवाज, ये इत्यादि ऐसी कुछ बातें थी जिसको आज भी लोग नहीं भूल पाते हैं, आज भी लोग याद करते हैं। उनमें मैला आंचल, परती परी कथा, पंचलाइट, ऐसी अनेक कहानियां लिखी जो आज भी समाज में जीवित है, आज भी लोगों को झकझोरने के लिए काफी है। रेणु जी को बंदूक वाले लेखक और ये क्रांतिकारी के रूप में भी जो है विख्यात। राजनीति में पहले थे और राजनीति में होने के कारण हर की आलोचना समालोचना होती है। इस समालोचना में उनको यह नहीं मानता। उनने तो स्वयं कहा, लिखा है अपने जीवनी में कि जब मैं पी के सो जाता और सवेरे जग जाता, गांव में घूमता होता, तो लोग कहते कि लड़का सुधर रहा है। जिस दिन मैं रात भर लेखन करता, 2 बजे तक लिखता, जगने में देरी हो जाती, उस दिन कहता कि फिर ये छुड़ा बिगड़ चले। तो लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, समझे ना। लोगों के कहने पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और लोगों की इन बातों पर नहीं ध्यान दिया जाना चाहिए। वो 1 नंबर के पहले राजनीति में थे, राजनीति उनने खूब की। राजनीति के जब वो बीमार पड़ गए, जब अस्वस्थ हो गए, तो उनने लेखन शुरू किया और राजनीति के दांव पेच से भी जेपी आंदोलन में बड़ी भूमिका उनकी। जेपी आंदोलन में तो 1974 के जिस आंदोलन की उपज है लालू प्रसाद यादव, जिस आंदोलन की उपज है नीतीश बाबू, उस आंदोलन वही 74 का आंदोलन था जिस समय इनको जयप्रकाश नारायण को लाठी लगी थी। और जयप्रकाश नारायण को लाठी लगी, इसको फरीद चौराहा उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार लौटाते हुए कहा था कि ये मेरे हृदय पर आघात है, ये इस आघात को और उन्होंने पद्मश्री ही नहीं लौटाया बल्कि 300 रुपये प्रतिमाह मिलने वाला वजीफा भी उनने। वजीफा क्या था, उनको जीवन यापन के लिए जो मिलता था, उनने उसको इनकार दिया कि ऐसी सरकार का मैं ये नहीं स्वीकारता।